Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper. India not among 118 nations that pledged to push green energy. As many as 118 countries signed a pledge to triple in installed renewable energy capacity by 2030 during the ongoing Conference of Parties 28 Climate Summit here on Saturday, and India is among those countries whose name is not on the list. अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है जो दुबई में, तो उसका क्या है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी जो इंस्टॉल करने की बात की गई है कि 2030 तक, लेकिन इंडिया जो है उस लिस्ट में है ही नहीं। द अदर कॉन्शियस absence इज दैट ऑफ चाइना, और उस लिस्ट में चाइना भी नहीं है। द कंट्री दैट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जिसके पास सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, वो भी नहीं है। और दो द प्लान टू सब्सटेंशियली इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड energy efficiency and form it into a declaration of conference of parties 28 was first floated by European Commission President Ursula von der Leyen April. It was first mentioned as a concrete proposal in New Delhi G20 declaration in सितंबर। तो ये बोल रहे हैं क्या कि ये जो हुआ, ये जो सबसे पहले जो वहां की, और ये जो सबसे पहले ये इंक्रीज हुआ था रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और एनर्जी एफिशिएंसी जो फॉर्म हुआ था, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में डिक्लेरेशन हुआ है। लेकिन ये जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट थी उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने अप्रैल में ही मेंशन किया था और इसके बारे में जिक्र किया था कि जब और तब भी बात चली थी जब न्यू दिल्ली में ये G20 का डिक्लेरेशन हुआ था सितंबर में, तभी भी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की के ऊपर डिस्कशन हुआ था। अभी क्या, द ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लीज एज ऑफ टुडे has committed to tripling the worldwide installed renewable energy generation capacity to at least 11,000 गीगावाट्स। अभी बात ये हो रही है क्या कि अभी जितना है ना उससे ज्यादा ट्रिपल करना होगा वर्ल्ड वाइड जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेशन है, और कम से कम 11,000 गीगावाट इंस्टॉल करना होगा टू डबल द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट टू मोर देन 4% बाय 2030। क्योंकि 2030 आते से ही ये सारा जो हम लोग कंजम्पशन जब करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, इसीलिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत बढ़ानी होगी। ए पर्सन इन द नो said that some of the language in the text was problematic. Official in the Indian delegation did not respond to request for comment by the Hindu on the reason for India not signing the pledge. और ये जब तो वहाँ के जो जर्नलिज्म थे, जब उनसे उन्होंने पूछा कि क्या रीजन है कि इंडिया ने साइन नहीं किया है या फिर उस प्लेज में नहीं है, तो उन्होंने कुछ क्लियर आंसर नहीं किया। India, as part of nationally determined contributions, NDC has already committed to installing 500 gigawatt of electricity from non-fossil fuel sources by 2030. अब इंडिया ने ना पहले ही ये जो determined और इंडिया जो है पहले से ही एनडीसी का जो मेंबर है, और उन्होंने ये ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये जो 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन वो कर लेंगे 2030 तक अदर सोर्सेस से। तो अदर सोर्सेस क्या है? सोलर लाइट, विंड लाइट और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोलाइट। तो ये सारी चीजों से वो अलग अलग से फ्यूल जनरेट करेंगे। एज ऑफ मार्च 2023 पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह सेड इंडिया ऑलरेडी हैज क्लोज टू 170 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और अभी जब ये मार्च 2023 में ही वहां के जो पावर मिनिस्टर है आर.के. सिंह ने, उन्होंने बोला क्या कि 170 गीगावाट तक वो इंडिया इंस्टॉल कर चुकी है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो ये देखते हैं कि इंडिया नॉट पार्ट ऑफ प्लेज टू पुश ग्रीन एनर्जी। तो ये जो हमने आर्टिकल अभी डिस्कस किया था ये उसी का कंटिन्यूएशन है। ट्रिपलिंग दिस एक्चुअली ओवरशूट ऑफ 500 gigawatt commitment, but there is yet global disagreement on whether large dam India consider them as renewable energy sources are indeed renewable sources। तो ये देखते हैं क्या कि अभी तो क्या है, अभी हमें ये ट्रिपल बढ़ाना होगा, लेकिन फिर भी जो है अभी तक ये जो ग्लोबल डिसएग्रीमेंट हो रहा है कि ये जो लार्ज डैम्स है इंडिया कंसीडर देम एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो उसको ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बता रहे हैं, जो कि इस पे जो वर्ल्ड का जो परसेप्शन है वो मैच नहीं खा पा रहा है। और नोटेबली द प्लेज दैट कंट्रीज हैव कमिटेड
to has little legal sanctity and is yet to be included in the main negotiating text that are being worked upon before a final COP28 agreement is आयरन आउट बाय दिसंबर 12। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो दिसंबर 12 तक चलेगा, लेकिन इसमें जो लीगल सैंक्सिटी है is yet to be included in main negotiating text। तो इसमें अभी जो मेन है ना बात करना बाकी है कि अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कि क्या डिस्कशन निकलता है और अभी का क्या, जब ये सारा जो अभी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी चल रहा है जो समिट, तो उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो उसी हिसाब से फिर आगे का हम लोग जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया जाएगा। द यूएस एंड ब्राजील हैव सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉलोइंग बाय इंडिया। तो ये सबसे ज्यादा तो इंडिया है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल किया है, एंड देन आफ्टर यूएस है और उसके बाद में ब्राजील है। बोथ द यूएस एंड ब्राजील हैव साइन द प्लेज, और इंडिया ने साइन नहीं किया है लेकिन यूएस और ब्राजील ने साइन किया है। द G20 टेक्स्ट इन सितंबर डज नॉट मेंशन एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स एंड सेज द सिग्नेटरी कंट्रीज विल परस्यू एंड एनकरेज एफर्ट्स टू ट्रिपल रिन्यूएबल कैपेसिटी। और ये जब G20 जब हुआ था समिट, तो उसमें है ये एनर्जी एफिशिएंसी की बात नहीं की गई थी कि कितना एनर्जी एफिशिएंसी गोल अचीव कर लिया गया है, और जो भी साइनिंग कंट्रीज थे उन्होंने भी ये परस्यू और ये जो उनको एनकरेजमेंट नहीं मिला था कि ये जो कि उन्होंने ट्रिपल अपने जितना उन्होंने जो बोला है कि वो करेंगे उससे ट्रिपल अभी कर चुके हैं, या फिर जो उनकी जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उनको एफर्ट को बढ़ाने के लिए भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। सम एक्सपर्ट एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट दैट इंडिया हैड नॉट साइन। और जो वहां के मेंबर है अभी, जबकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इंडिया ने साइन नहीं किया, तो बहुत सारे मेंबर वहां पे डिसअपॉइंट है कि इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया है। इट्स डिसहार्टनिंग दैट इंडिया हैड नॉट साइंड टू द ग्लोबल प्लेज टू ट्रिपल रिन्यूएबल एंड डबल एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030, क्योंकि वहां पे बात ये हो रही थी कि वहां पे ग्लोबल प्लेज में ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना होगा एंड डबल एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना होगा 2030 तक। तो और रीचिंग नेट जीरो कमिटमेंट मेड बाय कंट्रीज मींस द फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल नीड टू बी फेज डाउन एंड आउट, सेड मधुरा जोशी, सीनियर एसोसिएट, इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन लेड और E3G। तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि वो ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, और जो एनर्जी एफिशिएंसी है 2030 तक वो डबल करना है। और ये भी बोला जा रहा है कि जो भी कंट्रीज ये साइन करेंगी तो उनको क्या है कि फॉसिल फ्यूल नहीं यूज करना होगा, कोल को भी यूज नहीं करना होगा, और जितना जल्दी हो सके उनको ये जो कोल और वगैरह यूज करते हैं तो उसको भी फेज डाउन कर देना है और फेज आउट कर देना है। तो इसीलिए इंडिया ने अभी साइन नहीं किया है। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब ये आर्टिकल है यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया डिफेंस चीफ टॉट डीप स्पेस रडार एंड एआई इन ज्वाइंट डील। तो इसको हम लोग देखते हैं। The defense chief of the US, Australia and Britain met in California on Friday, touting high-tech cooperation on deep space radar, AI and quantum computing system aimed at bolstering their forces in face of global threat, including from China। तो ये सारे मिलके जो है वो AI को बढ़ाने की और जो डीप स्पेस रडार है एंड क्वांटम कंप्यूटिंग है इन सबको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और क्योंकि इन लोग को ये थ्रेट है चाइना से। The three men huddled in Silicon Valley, the heart of US tech sector, to build on the so-called AUKUS Australia US UK US partnership launched in September 2021। और ये लोग जो है ये जो मीटिंग कहाँ हुई थी, ये सिलिकॉन वैली जो हार्ट ऑफ यूएस को बोला जाता है, और जो टेक सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, और उन्होंने जो है ये जो ऑकुस बना था 20 सितंबर 2021 में, जिसके मेंबर है और ऑस्ट्रेलिया, यूके and US, or today just underscores the AUKUS is a once in a generation opportunity that will promote peace and security throughout the Indo-Pacific, US Secretary of Defense Lloyd Austin told reporter। और ये जो AUKUS जो बना है उसका क्या है मकसद कि ये पीस डेवलप करना चाहते हैं, सिक्योरिटी डेवलप करना चाहते हैं थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक रीजन में। और
On Friday, the focus was on the cutting edge, including the development of what they called a Deep Space Advanced Radar Capability Program, which will see radar detection sites in all three countries by the end of the decade, with the capacity to peer 35,000 किलोमीटर into space. अब ये जो है ये रडार की को बढ़ाने की बात कर रहे हैं एंड ऑल थ्री कंट्रीज जो है वो एंड ऑफ द डिकेड जो ये जो अभी से लेकर के जो डिकेड है उसमें ये 35,000 तक किलोमीटर तक का रडार बढ़ा लेंगे जो स्पेस इन और स्पेस में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर रिचार्ड मार्ल्स said that in addition to deep space radar there would be coordination on quantum technology और वो है ना रडार स्पेस रडार को क्वांटम टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं टू एड विथ नेविगेशन एंड वेपन्स डायरेक्शन एज वेल एज रेजिलियंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इन टर्न विल गिव राइज टू रेजिलियंट प्रिसीजन टारगेटिंग और एक तो ये रडार पे काम कर ही रहे हैं लेकिन साथ के साथ ये क्वांटम कंप्यूटिंग का भी काम कर रहे हैं जो नेविगेशन में हेल्प करेगा और वेपन डायरेक्शन में भी हेल्प करेगा और उसके साथ साथ ये लोग रेजिलियंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहे हैं जो और रेजिलियंट और प्रिसीजन टारगेटिंग में काम करेगा तो बेसिकली ये लोग दो तीन चीजों पे फोकस कर रहे हैं एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग फिर हो गया और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरा हो गया वेपन्स और जो रडार है वो रडार को कैसे बढ़ाया जाए तो उसके लिए काम कर रहे हैं और रडार जो है वो ऐसा बना रहे हैं जो नेविगेशन में भी हेल्प करेगा एंड वेपन जो बना रहे हैं वो लोग उसमें भी हेल्प करेगा कि वेपन के डायरेक्शन में भी तो ठीक है आगे चलते हैं दूसरे आर्टिकल को देखते हैं ये दूसरा आर्टिकल है चलिए ये आर्टिकल देखते हैं बीसीजी रीवैक्सीनेशन स्टडी इन एडल्ट टू बिगिन इन 23 स्टेट्स ये साइंस का आर्टिकल है और ये हेल्प करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पेपर जीएस पेपर 3 में आता है तो इसमें क्या है देखते हैं सिंस द गवर्नमेंट फेल्ट दैट ए ट्राइबल वुड टेक टू लॉन्ग टू कंप्लीट एंड वांटेड टू implement BCG revaccination at a scale the committee had suggested that some district be used as an intervention arm and some as the control arm तो देखते हैं न्यूज में क्यों है इंडिया रशेस टू स्टडी एडल्ट बीसीजी रीवैक्सीनेशन ए पॉपुलेशन लेवल स्टडी टू बी डन एज क्लिनिकल ट्रायल्स विल बी टेक टू लॉन्ग टू कंप्लीट अभी क्या है कि इंडिया जो है ना वो रश कर रही है कि बीसीजी का रीवैक्सीनेशन होना चाहिए फिर से क्योंकि ये जो ट्रायल में है ना बहुत लंबा टाइम चला जाता है कंप्लीट करने में और इसके देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है नो क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन कैरीड आउट इन इंडिया टू स्टडी द एफिकेसी ऑफ बीसीजी रीवैक्सीनेशन इन अडल्ट टू प्रिवेंट टीबी ये जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है उसके लिए बोला जा रहा है स्टडीज इन अदर कंट्रीज हैव थ्रोन अप मिक्स्ड रिजल्ट्स टू क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन स्टडीज बाय सेंट जॉन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु हैव फाउंड बीसीजी रीवैक्सीनेशन इन एडल्ट टू बी सिग्निफिकेंटली immunogenic. WHO does not currently recommend programmatic or pilot BCG revaccination even in high burden countries such as India क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी का डिजीज है और इंडिया ने ये भी बोला है कि वो टीबी को जो ट्यूबरकुलोसिस और जो की बीमारी है उसको 2025 तक खत्म कर देंगे और ऐसा ही इंडिया का टारगेट है तो लेट्स सी कि ये होता है कि नहीं खत्म होता है या नहीं An expert committee recommended a clinical trial to be done in India to collect evidence for efficacy before implementing it at the population level. The BCG revaccination study in adult will be undertaken in a program implementation study mode in 23 states. अभी क्या है कि ये एक्टिव हो गए हैं बीसीजी रीवैक्सीनेशन स्टडी करने के लिए और अडल्ट विल बी अंडरटेकिंग ए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और ये 23 स्टेट्स में होगा फेज 1 ऑफ द स्टडी विल बी कैरीड आउट इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश तो ये है क्या कि ये 23 स्टेट्स में इसको प्रोग्रामिंग किया जाएगा और रीवैक्सीनेशन किया जाएगा लेकिन ये फेस्ड मैनर में किया जाएगा और फेज 1 में होंगे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश 50% of the district in a state will be intervention arm and remaining will be in control arm तो ये है ना और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी बांट दिया जाएगा इंटरवेंशन आर्म में और जो बाकी जो बचेंगे उनको कंट्रोल आर्म में
तो अब देखते हैं डिटेल में कि क्या है आर्टिकल में। 23 स्टेट हैव 23 states have or consented participate in the BCG revaccination study in adult that will be undertaken in a program implementation study mode to evaluate the effectiveness of the vaccine in reducing TB disease incidence। अभी ये हो रहा है क्या कि 23 स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे बीसीजी के रीवैक्सीनेशन के लिए चुना गया है। ये जो प्रोग्राम चलेगा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि ये मोड ऑफ इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस, और ये जो वैक्सीन से कि ये जो टीबी है वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये जो द स्टडी विल टारगेट सम हाई रिस्क ग्रुप्स दोज ओल्डर देन 50, और ये जो स्टडी है वो टारगेट करेगा हायर रिस्क पे जो है उन लोगों को, जैसे कि जो 50 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं उनको, और जो पहले से डिजीज जिनको टीबी डिजीज है उनको, और जो अंडर वेट है एडल्ट है, मतलब कि अंडर वेट कहने का मतलब जो अडल्ट है लेकिन जितना उनका हाइट और एज के हिसाब से वेट होना चाहिए उतना नहीं है, उतना उससे कम है तो उनको, और जो भी डायबिटिक है उनको, एंड दोज हु स्मोक एंड कंज्यूम अल्कोहल, और जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको। और द फेज 1 टू द स्टडी विल बी कंडक्टेड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, सेज दिल्ली बेस्ड ऑफिशियल, और सबसे पहले जो होगा यूपी में होगा और एमपी में होगा। और फिर नो क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन कैरीड आउट इन इंडिया टू स्टडी द एफिकेसी ऑफ बीसीजी रीवैक्सीनेशन इन एडल्ट्स टू प्रिवेंट टीबी डिजीज, एंड स्टडीज इन अदर कंट्रीज हैव थ्रोन अप मिक्स्ड रिजल्ट। और अभी तक क्या है कि इंडिया में ऐसा कोई रिजल्ट अभी तक हुआ नहीं है कि रीवैक्सीनेशन का बीसीजी के लिए, और फिर और बाकी कंट्री में ऐसे मिक्स्ड रिजल्ट हुआ है। टू क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन स्टडीज बाय सेंट जोन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु हैव फाउंड बीसीजी रीवैक्सीनेशन इन एडल्ट्स टू बी सिग्निफिकेंटली इम्यूनोजेनिक। और ये जो है ना अभी तक 2 स्टडीज हुआ है जो सेंट जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, और ये पाया गया है कि एडल्ट्स पे जो रीवैक्सीनेशन हुआ है तो इम्यूनोजेनिक का प्रभाव पड़ा है। और ये डिस्पाइट द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी क्लिनिकल ट्रायल बी कैरीड आउट फर्स्ट। अब ये जो है ना ये जो रिकमेंडेशन आया है उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा सबसे पहले, और द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गो अहेड विद द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और फिर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि इस, जब सबसे पहले तो ट्रायल होगा उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी कि रिस्पॉन्स कैसा है, और फिर रिस्पॉन्स ठीक आने के बाद गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर एन एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आईसीएमआर और रिकमेंडेड दैट रोबस्ट ट्रायल बी कैरीड आउट इन इंडिया। और एक कमिटी भी बैठा है आईसीएमआर का जो वो करेगा कि ट्रायल जो होना चाहिए इंडिया में एंड इम्प्लीमेंटेशन एट पॉपुलेशन लेवल बी अंडरटेकन वंस एविडेंस ऑफ एफिकेसी वाज अवेलेबल। और एक बार जब ये जो एविडेंस है उसकी जो एफिकेसी अवेलेबल हो जाएगी और एविडेंस अच्छा आ जाएगा, फिर इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। डॉक्टर Swaminathan, former chief scientist at WHO and a member of the expert committee, most studies of BCG revaccination globally have not found major impact on reducing TB incidence। और ये इसलिए चलाया गया है क्योंकि ये जो वहाँ की जो फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट है उन्होंने अभी तक ये कोई भी ऐसा देखा नहीं है कि कोई ये जो टीबी का इंसिडेंस है उसमें कमी आते हुए, इसीलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड बाय द WHO करेंटली। और अभी तक ये WHO की तरफ से कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं आया है। हाउएवर ए रिसेंट फेज 2 ट्रायल इन साउथ अफ्रीका सजेस्टेड इट मे बी प्रिवेंट टीबी इन्फेक्शन। और ये जो फेज 2 ट्रायल है वो साउथ अफ्रीका में होगा और जिससे ये टीबी का इन्फेक्शन कम हो और या फिर ना हो। फर्दर ट्रायल आर वारंटेड टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ BCG रीवैक्सीनेशन इन डिफरेंट पॉपुलेशन एज ग्रुप्स बाय टाइमिंग एंड रीवैक्सीनेशन एंड टाइप ऑफ टीबी। क्योंकि टीबी में भी ये बहुत तरीके के टीबी होता है, मतलब फेज 1 होता है, 2 होता है, और बहुत सारे लोगों को जैसे वो दवा खा खा के और वो इतना टीबी के लिए दवा खा चुके हैं कि ये टॉलरेंट हो चुके हैं कि उनको दवा खाने के बाद भी उनका ठीक नहीं होता है। तो इस टाइप के कि हर एज के लोगों का एक तो टीबी में जांच होगा और फिर कि किस टाइप का टीबी है ये भी देखा जाएगा। Since the government felt that trial would take too long to complete and wanted to implement revaccination at scale, the committee has suggested that some district be used in an intervention arm and some as control arm, and the TB incidence be captured over a couple of years। और ये जो है
क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा है और ये भी गवर्नमेंट देख रही है क्या कि ये जो ट्रायल अगर चलेगा तो ये बहुत लंबा टाइम ले लेगा। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि एक तो है ना इंटरवेंशन आर्म के लिए बनाने के लिए और कंट्रोल आर्म बनाने के लिए और इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ ट्रायल ही करते रहें तो ये बहुत लंबा टाइम ले लेगा। और इसीलिए वो देख-रेख में ये प्रोसीड्योर स्टार्ट कर देंगे ताकि सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। अकॉर्डिंगली 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन ए स्टेट विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरवेंशन आर्म एंड द रेस्ट रिमेनिंग, और जो है रिमेनिंग 50% विल एक्ट एज़ अ कंट्रोल आर्म। तो ये जो कह रहे हैं क्या कि ये जो कोई भी स्टेट को में जब ये ट्रायल होगा रीवैक्सिनेशन का तो उसको 2 पार्ट में बाँट दिया जाएगा। एक तो इंटरवेंशन आर्म में और 50% जो है कंट्रोल आर्म में। और डब्ल्यूएचओ डड नॉट WHO does not currently recommend programmatic or pilot BCG vaccination even in high burden countries such as India। और अभी तक इसमें कोई भी WHO ने कोई स्टेप नहीं उठाया है। और डॉक्टर ब्रिगिट Gyar team led vaccine platform and prioritization WHO in email to the Hindu। और ये that 2018 BCG vaccine position paper by WHO does not advocate BCG revaccination in adults। और जब ये 2018 में जब रीवैक्सिनेशन की बात आई थी तो उसमें ये जो वैक्सीन पोजीशन पेपर है वो डब्ल्यूएचओ का, उन्होंने एडवोकेट नहीं किया था कि ये अडल्ट लोगों को रीवैक्सिनेशन किया जाए बीसीजी का, क्योंकि जो भी हम लोग देखते हैं अभी तक कि जो बच्चे होते हैं जो न्यूली बॉर्न होते हैं उन्हीं को ये बीसीजी का टीका लगता है, और ये जो जितने भी होते हैं कि वो पैरालिसिस ना हो उसका टीका लगता है और बीसीजी का। तो इसीलिए 2018 में जो रीवैक्सिनेशन की बात की गई तो डब्ल्यूएचओ ने एडल्ट को ये इंजेक्शन देने के लिए मना कर दिया। The protective effect of a single dose of vaccine given to infant in India wanes within a short time. A 15-year follow-up study found that end of 7.5 years there was a complete lack of protective efficacy in children. Even if revaccination offers a protection in adults, the ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन रिमेन्स बी सीन। और ये बोला जा रहा है क्या कि देखते हैं कि जब बच्चों को में ये इंजेक्शन दिया जाता है तो ये बड़े होते तक भी ये लोग काम करता है, तो फिर अभी जब देंगे तो वो काम करेगा ही। और इंसिडेंटली वाइल एनआईआरटी इन चेन्नई विल कंडक्टिंग ए बीसीजी बूस्टर डोज क्लिनिकल ट्रायल इन चिल्ड्रन एज्ड 6 to 18 years, the BCG revaccination study in adult in being undertaken mainly based on the retrospective data analysis of a small subgroup of ये जो है चिंगलपुट और बीसीजी वैक्सीनेशन ट्रायल कंडक्टेड इन 1968। और ये बोला जा रहा है क्या कि अभी जो है वो चेन्नई में और बीसीजी का जो बूस्टर डोज है वो 6 से लेके 18 इयर्स तक के बच्चों को दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये कैसा वो रिस्पॉन्स करते हैं। और ऐसे ही कुछ है ना वो प्लान किया गया था 1968 में। इन 1968 ट्रायल 2890 adult received a BCG vaccination and 1546 did not, and the efficacy of the vaccine to reduce TB incidence was found to be 30 36%, but the protective efficacy was seen only at the end of 15 years of follow-up, and the protective effect of BCG revaccination was significant only in the 31 to 40 years age group। और ये जो है ये चिंगलपुट बीसीजी वैक्सीनेशन स्टडी हैव सेवरल लिमिटेशन, द सैंपल साइज इज स्मॉल और potential co-founders such as nutritional status, diabetes, smoking and alcohol consumption and TB exposure status are not known। और ये जो है कि ये बोला जा रहा है कि पहले तो क्या था कि इन्होंने उस समय 36 और इतने सारे बच्चों को दिया था तो उसमें कुछ को तो काम आया था और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया था। और जब इन्होंने देखा है कि रीवैक्सीनेशन भी करेंगी 31 साल से 40 साल के एज ग्रुप को, तो वो भी देखा जाएगा। और ये भी बोला गया है क्या कि ये जो चिंगलपुट बीसीजी वैक्सीनेशन है उसके स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये जो सैंपल साइज है वो बहुत कम छोटा है।
और ये भी ये डिसाइड नहीं है कि मतलब कंफर्म नहीं है कि अगर हम किसी को ये जो बीसीजी का रीवैक्सीनेशन लगाते हैं, तो जब ये अडल्ट में की बात हो रही है कि 31 से 40 तक, तो फिर पता नहीं है कि कौन ये जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, वो डायबिटिक है या नहीं, स्मोकिंग करता है या नहीं है, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन करता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों में भी अगर सबका चेक किया जाए कि कौन डायबिटिक है, कौन नहीं है, या फिर अल्कोहल कंज्यूम करता है या नहीं, तो इन सारी चीज़ों में भी बहुत टाइम लग जाएगा। एंड ये जो है, और एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट डोज एंड बीसीजी रीवैक्सीनेशन इज आल्सो नॉट नोन। और ये भी बोला गया है क्या कि ये जो अगर हम लोग बीसीजी का और जो पहले जो टीका लगेगा और ये जो बीसीजी का रीवैक्सीनेशन है कि कितना गैप होना चाहिए, ये भी नोन नहीं है। तमिलनाडु विच हैज कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी हैज 44 टीबी डिस्ट्रिक्ट। और तमिलनाडु में भी 44 जो डिस्ट्रिक्ट है वो बनाया गया है कि वहां पे ज्यादा जो टीबी वाले जो पेशेंट है वो ज्यादा है। हाफ ऑफ दीज विल earmarked as intervention arm and remaining control. Since adult belonging to high risk group and to be studied, the number of consenting participant will run into lakh. डॉक्टर टीएस सेल्वानिया और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, चेन्नई। The safety profile of BCG revaccination will be studied programmatically, while a subgroup of participants running to a few thousand will be followed up by 2-3 years by NIRT for vaccine efficacy. The study will begin in Tamil Nadu once the state government approves it. और ये बोला जा रहा है क्या कि वहाँ के जो है कि जो भी 44 जो तमिलनाडु के 44 स्टेट है जो हाई रिस्क एरियाज हैं, जहाँ पे बहुत सारे टीबी के मरीज हैं, तो उनको तो ये किया जाएगा और फिर वहाँ पे भी वही सिस्टम अपनाया जाएगा कि ये जो इंटरवेंशन वाले टीम को बांट दिया जाएगा और फिर कंट्रोल टीम को बांट दिया जाएगा। और ये तब होगा कि जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट है ना अलाउ कर देगी, क्योंकि अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने है ना अप्रूवल नहीं दिया है। अब देखते हैं केरला, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड हैव नॉट कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। और अभी केरला हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड, वहां के लोगों ने अभी तक कंसेंट नहीं दिया है। और द फील्ड कंसेंट्स टू कैरी आउट द स्टडी ऑफ ओनली रीजन व्हाई केरला डिड नॉट कंसेंट टू पार्टिसिपेट, ए केरला ऑफिशियल सेज द स्टाफ involved in the universal immunization program will be overburdened when BCG revaccination is included। अब ये जो है, जब ये बीसीजी का रीवैक्सीनेशन इंक्लूड किया जाएगा तो ऑलरेडी वहां पे स्टाफ की कमी है, और जब ये हो जाएगा तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा। देयर आर गैप्स इन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन केरला आफ्टर द पेंडेमिक। और ये जो है इम्यूनाइजेशन में है ना गैप आ गया है, जब ये आफ्टर पेंडेमिक मतलब कोरोना के बाद से ये गैप आ गया है। द फोकस इज ऑन क्लोजिंग द गैप। और अभी क्या है कि ये जो गैप जो बन गया है उसको फोकस किया जा रहा है कि गैप कैसे फिल हो, उसके बाद ही ये इम्यूनाइजेशन और ये जो रीवैक्सीनेशन है उसको अप्रूवल दिया जाएगा। सो केरला डिड नॉट वांट टू बिगिन द बीसीजी रीवैक्सीनेशन प्रोग्राम नाउ। इसीलिए केरला अभी अलाउ नहीं कर रहा है। तो चलिए ये आर्टिकल हमने देख लिया और अब दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा आर्टिकल देखते हैं, वो है वूइंग इंडियन टूरिस्ट विद वीजा फ्री एंट्री। तो अभी देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया के टूरिज्म के लिए वीजा फ्री कर दिया है कि वो लोग बिना वीजा पास कराए ही वहां पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर वहां पे घूमने जा सकते हैं, या टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहां पे जा सकते हैं, या फिर काम करने जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर मिला है और फिर कौन कौन सी कंट्री ने वीजा फ्री किया है और क्या क्या प्रोविजन रखा है। हाउ लॉन्ग इज द वीजा फ्री ट्रेवल फॉर इंडियन टू मलेशिया वैलिड, कि अभी जो मलेशिया ने इसको वीजा फ्री किया है तो ये कब तक वैलिड है। विच अदर कंट्रीज ऑल्सो ऑफर द सेम, और बहुत और बाकी कंट्रीज ने भी वीजा फ्री किया है तो क्या और देखते हैं। मलेशिया हैज बिकम द लेटेस्ट कंट्री टू एक्सटेंड द एडवांटेज ऑफ वीजा फ्री ट्रेवल टू इंडियन सिटीजन्स। द फैसिलिटी विल बी एक्सटेंडेड टू इंडियन ट्रेवलर्स टिल December 31st 2024 एंड विल बी वैलिड फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री। तो ये बोला है इन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक इन्होंने रखा है, और जब वो जाएंगे वहां पे घूमने के लिए तो वो 1 महीने तक रह सकते हैं। 30 days तक एंट्री के बाद तक का वो रुक सकते हैं अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो, स्पेशली अभी मलेशिया। The initiative is aimed at ensuring hassle-free travel for Indians who have emerged as one of the major tourist groups visiting Malaysia in the recent past. According to industry sources, at present there are around 26 countries that extend visa-free entry to Indian citizens for various reasons। और अभी जैसे कि
न्यू ईयर आने वाला है, तो सारे लोग दिसंबर में या जनवरी में तो न्यू ईयर मनाने जाते ही हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने अभी का जो टाइम चुना है कि वो लोग वीज़ा फ्री कर दें, ताकि यहाँ से जितने भी पीपल्स हैं वो अपना डेस्टिनेशन या न्यू ईयर मनाने के लिए वहाँ पे जाएँ, और उससे क्या होगा कि वहाँ की इनकम और वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। और ये इसीलिए मलेशिया ने वीज़ा फ्री कर दिया है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने अप्रॉक्स 26 कंट्रीज़ जो हैं, उन्होंने भी ये वीज़ा फ्री के एक्सटेंशन को बढ़ा दिया है। अब देखते हैं, व्हाट डज द मलेशियन डिसीजन इम्प्लाई। और टूरिज्म हैज emerged as one of the key focus एरियाज फॉर मलेशिया पोस्ट कोविड रिकवरी स्ट्रेटेजी। और जैसे कोविड हुआ था तो उसमें सारे जो कंट्रीज की हालत खराब हो गई थी, एंड सबका इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया था। तो आफ्टर द कोविड मलेशियन कंट्रीज आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द टूरिज्म, कि कैसे टूरिज्म बढ़े ताकि उन लोग का ग्रोथ हो। renowned for its और ये जो scenic location like Langkawi beaches, Malaysia's tourism sector और was hit hard during COVID period when travel restrictions and visa problem nearly और decimated its tourism industry। और वहाँ की जो बीचेस हैं, और जब ये कोविड आया था तो उसकी वजह से वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ठप पड़ गई थी। But under the Anwar Ibrahim government, Malaysia is taking serious steps to recover its leadership in the tourism sector. According to Malaysia Tourism Promotion Board, 10.7 million visitors choose to visit the country in 2022, bringing in more than $28 billion to the economy. अब वहाँ पे क्या है कि जब ये जो वीजा 10 मिलियन विजिटर्स वहां पे गए, उन्होंने टूर किया, तो उससे क्या होगा, मलेशिया की जो इकोनॉमी है उसमें इन्हांसमेंट हुआ, और मोर देन $28 बिलियन का वहां पे इंक्रीमेंट हुआ। और द recovery can be measured by the fact that during the peak COVID period of 21 only 0.13 million tourists visited Malaysia। और देखा गया कि जब ये कोविड खत्म हुआ था तो वहां पे सिर्फ 0.13 मिलियन टूरिस्ट ही गए थे, और लेकिन 2022 में वहां पे बहुत ज्यादा हाई जंप हुआ, वो विजिटर्स के वजह से। The visa free facility to Indian and Chinese traveler is therefore aim to making the country a more attractive destination for seekers from the two of major Asian economies। और अब वहाँ पे क्या है कि जो इंडिया है और चाइनीज ट्रेवलर्स वहाँ पे बहुत जाते हैं, तो इसीलिए उनका काम मलेशिया वाले ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो रिक्रिएशन करे, अपने जो है कंट्री को और अच्छा बनाए, ताकि लोग विजिट करें और उनकी इकोनॉमी एनहांसमेंट हो। Or which are the other countries extending visa-free travel to Indians? Among major regional tourism destinations, Sri Lanka, Thailand are the nearby economies that have also extended visa-free travel facility to Indians. Sri Lanka, which was hit by economic crisis in 2022, has a reason to make itself a attractive destination। और वो भी सेम ही काम कर रहे हैं कि जो 2022 में वो लोग की जो क्राइसिस हो गई थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस, तो उसकी वजह से वो लोग बहुत घाटे में चले गए थे। तो अब क्या कर रहे हैं, वो लोग फोकस कर रहे हैं ज्यादा टूरिज्म पे, और अपने डेस्टिनेशन को वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं ताकि वहां पे विजिटर्स ज्यादा आए। और इट्स वीजा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन इज ड्रिवन बाय बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन। और ये जो वीजा फ्री जो बनाया गया है श्रीलंका के द्वारा, तो उसका वो दोनों रीजन की वजह से है, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल रीजन भी। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ वीजा फ्री एग्जाम्पशंस। अब ये जो वीजा में छूट मिला है तो उसका कैटेगरीज क्या है। India has visa exemption agreement with many countries in the world that cater to multiple categories of visa. According to the Ministry of External Affairs, at least 34 countries across the world have agreements with India that exempt और एग्जाम्प्ट वीजा फॉर होल्डर्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं कि कम से कम ये जो है 34 कंट्रीज है, उन्होंने ये जो वर्ल्ड में एग्री किया है कि इंडिया को है ना वीजा फ्री वहां से ट्रेवल कर सकती है। दीज इंक्लूड, और उसमें कौन कौन सी कंट्री है, Germany, France, Iran, Japan, Norway, Turkey, and others. That apart, there are at least 99 countries with which India has operational agreement for diplomatic service और official passport holders। और ये जो कुछ जो 99 कंट्री है, वो लोग क्या है, ये जो ऑपरेशनल पासपोर्ट्स जो है ना, ऑपरेशनल एग्रीमेंट है कि डिप्लोमेटिक सर्विस के लिए, और जो ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर जो है वो लोग वहां पे जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और ये जो डिप्लोमेटिक ये जो पासपोर्ट किनको मिलता है, या डिप्लोमेटिक सर्विस जो वहां के एम्बेसडर होते हैं या एम्बेसी के लोग हैं, उनको ये डिप्लोमेटिक सर्विस मिलता है।
According to Ministry of External Affairs, up an updated list, there are 16 countries that offer visa-free travel facility of a certain period of time to ordinary Indian passport holders. अब जिनके पास है ना इस टाइप की जो खास पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास ऑर्डिनरी है, तो उनके लिए भी 16 कंट्रीज ने वीजा फ्री कर दिया है. दिस इंक्लूड जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, फिजी हो गया. द लिस्ट हाउ एवर कीप्स चेंजिंग एज कंट्रीज कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर वीजा पॉलिसी. और ये जो लिस्ट है वो चेंज होते रहेगा जैसे जैसे वो लोग वीजा पॉलिसी अपना चेंज करेंगे वैसे. अकॉर्डिंग टू द लेटर एस्टिमेट अवेलेबल इन द पासपोर्ट इंडेक्स वेबसाइट. और ये जो पासपोर्ट के जितने भी होते हैं ये पासपोर्ट इंडेक्स वेबसाइट पे आता है और पासपोर्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं. देयर आर एटलीस्ट 26 कंट्रीज एट प्रेजेंट दैट प्रोवाइड वीजा फ्री फैसिलिटी टू ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट होल्डर. और अभी क्या है कि ये जो ऑर्डिनरी जिनके पास पासपोर्ट है तो उनके लिए 26 कंट्रीज है जिन्होंने वीजा फ्री अभी किया हुआ है. इज द वीजा फ्री फैसिलिटी परमानेंट. क्या ये फैसिलिटी परमानेंट रहेगा? तो कंट्रीज एक्सटेंडेड वीजा फ्री फैसिलिटी टू इंडियन टूरिस्ट फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और फॉर ए पीरियड डिपेंडिंग ऑन देयर एडवांटेज. एक तो ये है कि ये तो एक तो सर्टेन पीरियड टाइम तक ये रहेगा और दूसरा कि जब तक कोई कंट्री जितना चाहे कि हाँ उनका इनकम अच्छा आ रहा है, टूरिस्ट से उनकी इकोनॉमी में बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है, तब तक वो लोग अपने वो हिसाब से ये वीजा फ्री का जो फैसिलिटी है वो रख सकते हैं. But there are factors on the ground that many also determine whether a particular tourist is suitable for such facilities. कि ये जो वीजा फ्री कर रहे हैं लेकिन क्या सारे जो है जो विजिटर्स है क्या अच्छे ही होते हैं, क्या उन इससे उनकी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है. मलेशिया फॉर एग्जांपल हैज मेंशन दैट द स्कीम विल बी सब्जेक्टेड टू सिक्योरिटी क्लियरेंस. तो ये वीजा फ्री तो कर दिया गया है लेकिन जितने भी विजिटर्स आएंगे उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस होना चाहिए ताकि वहां की कंट्री को नुकसान ना पहुंचे. सिमिलरली वीजा फ्री फैसिलिटी डज नॉट मीन रिलैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इन द पोर्ट ऑफ एंट्री. लेकिन वीजा फ्री कर दिया गया है लेकिन जैसे ही वो एंट्री करेंगे तो वहां के जो पोर्ट है या फिर कोई किसी भी माध्यम से जाता है वाया शिप या फिर एयरपोर्ट या फिर अदर ट्रांसपोर्ट से, तो लेकिन वहां पे क्या है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगा और वहां पे चेकिंग बहुत अच्छे से किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन डोमिनिका एंड एल सल्वाडोर दैट प्रोवाइड वीजा फ्री एंट्री टू इंडियंस, स्ट्रिक्ट चेक्स आर कैरीड आउट इन एयरपोर्ट्स टू प्रिवेंट इलीगल और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन टू द अमेरिकाज फ्रॉम इंडिया. तो बहुत ज्यादा वहां पे वीजा फ्री तो कर दिया गया है लेकिन वहां पे इलीगल और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन नहीं हो तो इसीलिए वहां पे स्ट्रिक्ट चेकिंग किया जाएगा. और देयर आर रिपोर्ट्स फ्रॉम प्लेसेस लाइक और गाउटमाला दैट एक्सटेंडेड वीजा फ्री ट्रेवल टू इंडियंस बट विड्रॉ इन व्यू ऑफ फियर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन. उन्होंने वीजा फ्री तो कर दिया गया है गाउटमाला में लेकिन वहां पे खतरा है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन ना बढ़ जाए. What are the other advantages countries are providing to increase Indian tourist flow? और क्या उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है जिससे टूरिस्ट का फ्लो इंक्रीज हो. टूरिज्म डेस्टिनेशन लाइक सिंगापुर हो गया, इजिप्ट एंड अल्बानिया प्रोवाइड ई वीजा फैसिलिटी टू अट्रैक्ट इंडियन ट्रेवलर्स. ई वीजा इज हेल्पफुल फॉर कंट्रीज दैट डू नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया. और जिनके पास ये फॉर्मल डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है तो ई वीजा उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जिससे वो लोग वहां पे जा सकते हैं. टुडे टूरिज्म प्लेज ए वाइटल रोल इन ए नेशंस इकोनॉमी. और अभी क्या है कि टूरिज्म बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है किसी भी नेशंस की इकोनॉमी के लिए. मेनी कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफर वेरियस attraction for tourists from across the world to visit the country. और बहुत सारे जो है ना वर्ल्ड में जो कंट्रीज है वो फोकस कर रही हैं अभी टूरिस्ट पे ही. वन सच अट्रैक्शन इज रिमूविंग द usual hassle of travel logistics such as visas, therefore providing visa free entries to tourists creates a large impetus for tourism. अभी क्या है कोई अगर घूमना चाहता है या फिर कहीं अलग कंट्री में जाना चाहता है तो एक सबसे मेजर वो हैसल फ्री होता है. एक तो कि वहां पे वीजा नहीं मिलता और दूसरा कि फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेक्स का जो करेंसी है वो तो अभी क्या है कि बैंक वगैरह या हर एयरपोर्ट पे या फिर हर ट्रांसपोर्ट पे एक फॉरेन करेंसी का ये बना के दिया गया है कि वो इसलिए वहां की करेंसी में अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं तो उसका दिक्कत नहीं है. एक जो दिक्कत था ये वीजा का तो अभी बहुत सारी कंट्री ने वो भी हटा दिया है लेकिन वहां पे चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा.
which is perhaps one of the prime reason why many countries have extended such facilities। और ये जो वीजा का ही ये जो हैशल था, इसीलिए वो लोग हटा दिए हैं, और उस ताकि ये जो टूरिज्म और ज्यादा इन्हांस हो। और ऑनररी कॉन्सुल जनरल ऑफ अल्बेनिया दिक्षु कुकरेजा टोल्ड द हिंदू। और ये सारी बातें बताई हैं जो वहाँ के जनरल काउंसिल जनरल हैं अल्बेनिया दिक्षु कुकरेजा, उन्होंने बोला है। तो ठीक है, हमने ये भी आर्टिकल देख लिया।